गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से हम लोग बात करेंगे हेरिडिटी क्या है, बच्चों में वेरिएशन क्यों आता है। तो आज आइए इस वीडियो सेगमेंट्स हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में हम अगर देखें तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स दैट आर सिमिलर बट विथ सम वेरिएशन। अगर हम देखें तो रिप्रोडक्टिव लाइफ में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं, वो अपने जैसा संतान पैदा करने की टेंडेंसी रखते हैं। अपने जैसा संतान पैदा करते हैं तो वो अपने जैसा संतान तो पैदा करते हैं जो उनके जैसा बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स में सिमिलर होते हैं। अर्थात अगर हम देखें कि अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है, प्रजनन पाया जाता है, और प्रजनन करने के बाद जब उनका संतान पैदा होता है तो उस संतान में बहुत सारी समानताएँ अपने पेरेंट्स जैसा देखने को मिलती हैं, फिर भी वो हूबहू 100% अपने पेरेंट जैसा रिजेंबल नहीं करते हैं। कुछ न कुछ उसमें क्या पाया जाता है, वेरिएशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कुछ न कुछ सम वेरिएशन पाया जाता है। और ये वेरिएशन क्यों होता है तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे। ये वेरिएशन बच्चों 3 कारणों से होता है। सबसे पहला जो होता है ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन, अर्थात हमारा कोई जीन अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है कि माता पिता का कोई जीन अगर डिफ़ॉल्ट हो रहा है, डिफेक्ट हो रहा है तो उसका जो परिणाम होता है वो बच्चे में उतरेगा, है ना। तो बच्चा क्या होगा, वेरिएट कर जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा अपने माता पिता से। दूसरा जो होता है रिकॉम्बिनेशन, या जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी माता और पिता दोनों के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो जीन होते हैं, आपस में क्रॉस ओवर करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में वेरिएशन आ जाता है। तीसरा जो मेन कारण होता है वो इन्वायरमेंटल होता है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पर्यावरण फैक्टर्स होते हैं, जो पर्यावरणीय फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, वो भी संतान में क्या करता है, वेरिएशन जनरेट करने का काम करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल्स अपने जैसा संतान पैदा करता है पर 100% उनके जैसा रिजेंबल्स नहीं करता, 100% सेम नहीं होते हैं। क्या होते हैं, कुछ न कुछ वो क्या होते हैं, वेरिएट करते हैं, वेरिएशन पाया जाता है, विविधता पाया जाता है। इसीलिए अगर हम जेनेटिक्स को देखें तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अर्थात जेनेटिक्स एक वैसा ब्रांच होता है जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन को बताया जाता है। अगर हेरिडिटी की हम बात करें तो हेरिडिटी क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। हेरिडिटी क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। अर्थात माता पिता के लक्षणों का संतान में स्थानांतरण होना, उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। इसके बाद भी कुछ न कुछ वेरिएशन पाया जाता है और इन दोनों के सामूहिक रूप को हम जेनेटिक्स कहते हैं, है ना। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। अर्थात माता पिता के कैरेक्टर्स का बच्चे में स्थानांतरण होना जिस जीन के माध्यम से होता है, जो ट्रेड्स स्थानांतरित हो रहा है, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यही इसमें दिया गया है 10 द सिमिलरिटीज़ बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स आर ड्यू टू द हेरिडिटी। इसलिए कहा गया है कि जो सिमिलरिटीज़ पेरेंट्स का संतान के साथ पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। एंड द डिससिमिलरिटीज़ आर ड्यू टू द वेरिएशन, और जो विविधता पाया जाता है वो क्या होता है, उसको वेरिएशन कहते हैं। और होना भी ज़रूरी है। अगर बाय द वे हम ये कहें कि हम अपने माता पिता जैसा बिल्कुल अगर हम मिलने लगें, रिजेंबल करने लगें, तो इस दुनिया में हमारा कौन सा पहचान होगा, क्या अस्तित्व होगा। हर एक बच्चा, हर एक क्रिएचर, हर एक प्राणी जो इस जैविक संसार में पैदा हुआ है, इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में पैदा हुआ है, वो अपना पहचान लेकर आया है। और ये पहचान कैसे है, जब आप वेरिएट होंगे, जब अपने माता पिता से थोड़ा सा विविध होंगे, अपने माता पिता से थोड़ा सा वेरिएट करेंगे, तभी आपका पहचान इस पूरे यूनिवर्स में होगा। तो वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। अर्थात इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। और यही वेरिएशन अपना पहचान होता है, अपना खुद का क्या होता है, पहचान होता है इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। तो यही कहा गया है कि जो समानताएं माता पिता की जो समानताएं बिल्कुल ऑफस्प्रिंग से मिलती हैं, संतान से मिलती हैं, वो किसके कारण होता है, हेरिडिटी के कारण होता है। और जो डिससिमिलरिटीज़ होती हैं वो ड्यू टू द वेरिएशन, और ये विविधता के कारण, डिससिमिलरिटीज़ असमानताएं जो देखने को मिलती हैं वो वेरिएशन के कारण होता है। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज मेंटेन थ्रू द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जो हमारे जीवन के, अर्थात रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। अर्थात जीवन के निरंतरता का आधार ही प्रजनन होता है। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जो होता है, ये हेरिडिटी और इवोल्यूशन को मेंटेन करने का काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अर्थात रिप्रोडक्शन जो होता है ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को क्या करता है, कंटिन्यूटी प्रदान करता है ना।
अर्थात ये बहुत ही ज़रूरी होता है। रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। जीवन के निरंतरता के आधार में दो चीज़ छिपा हुआ है। पहला है हेरिडिटी, जो माता पिता के कैरेक्टर का संतान में जाता है। संतान कैसे जाना जाता है? कोई आदमी देखो आसपास पड़ोस में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बोला जाता है कि देखो इसकी नाक नक्श जो होता है, देखो ये बिल्कुल इसकी मम्मी को पड़ा है। इसका देखिए हंसने का स्टाइल, चलने का स्टाइल जो है ये अपने पापा को पड़ा है। तो वो जो पढ़ने की प्रक्रिया है वो किससे आया है? उसके माता पिता से। तो वो कैरेक्टर जो उसके माता पिता से संतान को मिल गया है, इसको हेरिडिटी कहते हैं। लेकिन कुछ भी ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो न उसके माता से मिलता है न उसके पिता से मिलता है, वो खुद का उसका पहचान होता है, वो अक्वायर्ड करता है इस पूरे यूनिवर्स में आकर, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेरिएट कर जाते हैं माता पिता से, और वो वेरिएशन के कारण होता है। और ये कहा जा रहा है कि बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए दो चीज़ होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हेरिडिटी का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वेरिएशन का होना। अगर वेरिएशन नहीं होता तो आज हम कपी जैसे ही होते हैं ना। अगर मान लीजिए वेरिएशन नहीं होता, पूरा के पूरा कैरेक्टर माता पिता का हमारे अंदर होता, तो हम लोग तो कपियों से पैदा हुए हैं, टोटल हम कपी जैसा ही देखने को हम लोग दिखते हैं। लेकिन वेरिएशन की वजह से धीरे धीरे जीन में म्यूटेशन होता चला गया, और आज हम आधुनिक मानव के रूप में कपि से ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा सुंदर हैं। क्यों? इट इज़ द ड्यू टू द वेरिएशन। ये विविधता का ही कारण है। आइए अगर हम बात करें, हेरिडिटी एक्सप्लेन दैट द ऑर्गेनिज्म रिजेंबल्स ईच अदर बिकॉज दे अराइजेस फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। देखिए हेरिडिटी एक्सप्लेन करता है, आनुवंशिकता जो हेरिडिटी है ये एक्सप्लेन करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रिजेंबल करता है अपने माता पिता से, ये क्यों रिजेंबल करता है? क्योंकि ये सभी एक कॉमन एंसेस्टर से अराइज हुए हैं, पैदा हुए हैं, है ना। तो जो मानव में एक रिजेंबलेंस देखने को मिलता है, समानता देखने को मिलता है, वो इसलिए हो रहा है कि कोई भी संतान अगर अपने माता पिता जैसा रिजेंबल कर रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि वो एक कॉमन एंसेस्टर से पैदा हुआ है, अर्थात उससे मिलता जुलता कोई ऑर्गेनिज्म है जिससे वो पैदा हुआ है ना। आइए बात करते हैं इवोल्यूशन का। व्हाट इज द इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इज द ऑर्डरली चेंज ऑफ द वेरिएशन फ्रॉम थ्रू अ स्लो विथ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो इवोल्यूशन होता है ये ऑर्डरली चेंजेज है ना। मैंने बताया कि अगर किसी संतान में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव ऐसा है जिसमें क्रमिक वेरिएशन देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो एक नया स्पीसीज बन जाएगा, एक अलग जाति बन जाएगा। तो यही कह रहा है इवोल्यूशन इज द ऑर्डरली चेंज। ये एक ऑर्डरली, एक क्रमिक चेंज है, एक क्रमिक परिवर्तन है ऑफ वेरियस फॉर्म, डिफरेंट रूपों में, थ्रू अ स्लो बट कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। लेकिन धीरे धीरे होता है, लेकिन लगातार होता है। अर्थात किसी ऑर्गेनिज्म अगर धीरे धीरे परंतु लगातार वेरिएशन दिखता रहेगा, वेरिएशन होता रहेगा, तो एक समय आकर वो एक नई जात के रूप में तब्दील हो जाएगा, है ना। इट गिव्स राइज टू अ न्यू कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन, और आगे चलकर ये एक न्यू कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन बना लगी। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग एंसेस्टर के रूप में एक कप से पैदा हुए हैं। हमारा एंसेस्टर कौन, हमारा पूर्वज कौन है? एक कप ही था। लेकिन हम लोगों में धीरे धीरे क्रमिक वेरिएशन होते होते आज हम लोग के आधुनिक मानव के रूप में ऐसे बन गए हैं जो कपियों से बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं। लेकिन ये किसका कारण है? क्रमिक परिवर्तन का कारण है। धीरे धीरे वेरिएशन होता गया और एक समय आकर हम लोग होमो सैपियंस के रूप में एक अच्छे मानव, एक आधुनिक मानव के रूप में बनकर तैयार हो गए हैं। इट इज़ ड्यू टू द ग्रेजुअल चेंजेस, है ना। इट इज़ द टाइप ऑफ द ग्रेजुअल चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ द वेरिएशन के रूप में ग्रेजुअल चेंजेस हैं, है ना। तो वही कहा गया है एक नई डिज़ाइन के रूप में, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन के रूप में बन जाता है, इवन वाइल द सिंपलर बॉडी डिज़ाइन कंटिन्यूस टू फ्लोरिश, है ना। तो कुल मिला के यही चीज़ कहा गया है कि धीरे धीरे अगर क्रमिक विकास होता चला जाएगा, क्रमिक वेरिएशन होता चला जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बनकर आएगा। एक नई जाति का निर्माण हो जाएगा, एक नई स्पीसीज का निर्माण हो जाएगा अगर परिवर्तन होता रहा तो। आइए अब जान लेते हैं हेरिडिटी क्या है। It is the transfer of the character or traits from the parents to their offsprings is called as the heredity। अर्थात हेरिडिटी क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। अर्थात माता पिता के लक्षण का संतान में संतान में स्थानांतरित होने की इस प्रक्रिया को ही हम हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? द ट्रांसफर, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स इज नोन एज द हेरिडिटी। लेकिन अगर यहीं इनहेरिटेंस पूछा जाएगा, इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। अर्थात माता पिता के लक्षणों का संतान में स्थानांतरित होना जिस जीन की वजह से होता है, जिस ट्रेड्स से जो ट्रेंस ट्रांसफर हो रहा है, जो लक्षण ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं व्हाट इज़ द वेरिएशन।
द डिफरेंसेस बिटवीन द कैरेक्टर्स और ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज और कॉल्ड एज द वेरिएशन। अर्थात किसी सेम स्पीसीज के बीच में उसके ट्रेड्स या कैरेक्टर्स में, है ना, अर्थात उसके फीचर्स में या उसके लक्षण में जो बदलाव आता है, जो चेंजिंग आता है, अर्थात जो अपने माता पिता से थोड़ा सा डिफर हो जाता है, उसको हम वेरिएशन कहते हैं, उसको हम विविधता कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है। पहला है दे एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट देम इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो वेरिएशन होता है वो किसी ऑर्गेनिज्म को इस योग्य बनाता है कि वो इस बदलते हुए पर्यावरण में, बदलते हुए एनवायरनमेंट में जीवित रह सके, है ना। तो वेरिएशन बहुत ही ज़रूरी है। वेरिएशन किसी ऑर्गेनिज्म को इस योग्य बनाता है कि वो बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए पर्यावरण में, बदलते हुए एनवायरनमेंट में जी सके, है ना। अर्थात सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, जो डार्विन ने कहा है, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, अर्थात इस एटमॉस्फेयर में किस प्रकार से आप फिट होंगे, किस प्रकार से आप जीने के लिए अनुकूलित होंगे, अडॉप्टेड होंगे, इसके लिए वेरिएशन होना जरूरी है। अगर आप अपने को एनवायरनमेंट के प्रति वेरिएट नहीं कर पाए, उसके प्रति चेंज नहीं कर पाए, तो फिर आप इस यूनिवर्स में ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो एडाप्टेशन होना बहुत ज़रूरी है, वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये क्या है, वेरिएशन का पहला इंपॉर्टेंस क्या है, दे एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट देम इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, अर्थात बदलते हुए एनवायरनमेंट में उसको इस योग्य बनाता है कि वो ज़िंदा रह सके। दूसरा है वेरिएशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। जो वेरिएशन होता है ये हेरिडिटी का एक बेसिस बनाता है, एक आधार बनाता है ना। अर्थात जो हेरिडिटी का आधार बनाता है वो कौन बनाता है, वेरिएशन बनाता है, विविधता बनाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो रोल है या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो कौन है, दे फॉर्म्स रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज। अर्थात वेरिएशन के द्वारा ही एक नई स्पीसीज का निर्माण होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर ग्रेजुअल चेंजेस देखने को मिलता जाएगा, एक क्रमिक विकास किसी जीन में होता जाए, सॉरी क्रमिक परिवर्तन, एक वेरिएशन किसी जीन में होता चला जाएगा, तो एक समय आएगा तो वो एक न्यू स्पीसीज के रूप में बनकर तैयार हो जाएगा। तो न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है और ये रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। तो इट इज़ द क्या है, अगर हम ये कहें तो कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है ना। तो लिंकेज होना बहुत ज़रूरी है, सॉरी क्रॉसिंग ओवर होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना, क्रॉसिंग ओवर होना बहुत ज़रूरी है। वेरिएशन होना, वेरिएशन इज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। वेरिएशन को हम क्या कह सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर कह सकते हैं। तो वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है, क्रॉसिंग ओवर होना बहुत ज़रूरी है जीन के बीच में, जिससे कोई नया संतान जो पैदा हो वो वेरिएट होकर पैदा हो और ये नई स्पीसीज को जन्म देता है। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। ये तीन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वेरिएशन के। वेरिएशन में और मे नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। देखिए वेरिएशन दोनों काम कर सकता है। वेरिएशन की वजह से, विविधता की वजह से किसी भी क्रिएचर को, किसी भी प्राणी को जीने में सहायता भी मिल सकता है, या फिर वो हो सकता है कि संसार में जीवित ही न रह पाए। तो दोनों कारण हो सकता है। वेरिएशन अच्छा भी है और ख़राब भी है। आइए हम दोनों को अलग अलग एस्पेक्ट्स में बात करते हैं कि अच्छा कैसे है और ख़राब कैसे है ना। तो पहले देखिए हम बात करते हैं सम वेरिएशन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। कुछ ऐसे विविधता होते हैं, कुछ ऐसे वेरिएशन होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए अनुकूलित करते हैं, जीने के लिए उनको सहायता प्रदान करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, देयर आर सम बीटल्स लिविंग्स इन ग्रीन बसेस। अर्थात इसमें देखिए ग्रुप दिया गया है, इस ग्रुप में कुछ ऐसे बीटल्स भी हैं जो, देखिए रेड बीटल्स के बीच में एक ग्रीन बीटल्स है। देखिए ये देखिए रेड बीटल्स के बीच में, यहाँ वाला ये एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, रेड बीटल्स के बीच में ग्रीन बीटल्स है और दे इंक्रीजेज देयर नंबर्स बाय रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के साथ साथ ही अपने नंबर को बढ़ाते गए। कौन, ग्रीन बीटल्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन करते गए और अपनी संख्या को बढ़ाते गए। क्रोस कैन ईजिली सी द रेड बीटल्स एंड दे आर ईटन बाय द क्रोस। जो कौवे हैं ये देखिए, ये रेड बीटल को तो पहचान पा रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं, लेकिन जो ग्रीन बीटल हैं उनको वो नहीं देख पा रहे हैं, उनको देखने में अक्षम है वो। तो होता क्या है, आगे क्या होगा, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ड्यू टू द सेम वेरिएशन सेम ग्रीन बीटल्स आर रिप्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ द रेड बीटल्स ना। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ड्यू टू द सम वेरिएशन, रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ वेरिएशन के कारण जो ग्रीन बीटल्स हैं वो प्रोड्यूस हुए, अर्थात वो भी हो गए। किसके, अच्छा ग्रीन क्यों आए, अर्थात इनके जीन में कुछ परिवर्तन आया। जो रेड बीटल्स थे इन्हीं से ग्रीन बीटल पैदा हुआ है। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि इनके जीन में ही किसी प्रकार का कोई वेरिएशन हो गया जिसकी वजह से ग्रीन बीटल्स हो गए और ये रिप्रोड्यूस करके अपनी संख्या को बढ़ाते गए।
और इस ग्रीन बीटल्स को कौवे नहीं पहचान पा रहे हैं, केवल किसको पहचान पा रहे हैं, वो रेड बीटल्स को पहचान रहे हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या आ रहा है, द ग्रीन बीटल्स आर नॉट विजिबल टू क्रो, जो ग्रीन बीटल्स हैं वो कौवे को नहीं दिखाई दे रहे हैं, एंड आर नॉट ईटन बाई देम, और ये कौवे द्वारा नहीं खाए गए। अर्थात कौवा जब उसको पहचान ही नहीं पा रहा है, उसको देख ही नहीं पा रहा है, तो कौवा किसको नहीं खाया, ग्रीन बीटल्स को नहीं खाया, है ना। द ग्रेजुअली then gradually the populations of the red beetles decreases, लगा धीरे धीरे जो रेड बीटल्स हैं उनकी संख्या क्या होगी, उनकी जनसंख्या घटती चली गई, एंड द पॉपुलेशंस ऑफ द ग्रीन बीटल्स इंक्रीजेज, और ग्रीन बीटल की संख्या बढ़ती गई। द वेरिएशन हैज़ हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, इसमें जो वेरिएशन आया ग्रीन बीटल्स के अंदर, जो वेरिएशन आया, जो अंतर आया, वो उनको जीने में क्या कर दिया, सहायता प्रदान किया। अर्थात ये कौवे हैं वो केवल रेड बीटल्स को पहचान पा रहे हैं, ग्रीन बीटल को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ग्रीन बीटल्स के न पहचानने का कारण मिल गया, क्योंकि वो वेरिएट हो गया है रेड बीटल से, तो वो नहीं समझ पाया और न तो देख पाया कौवा, इसके लिए वो बच गया। तो यहाँ ये 100% ये उदाहरण सही माना जा रहा है कि अगर वेरिएशन इस प्रकार से हो कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर उसको नहीं पहचान पाता तो उससे वो बच गया। क्यों? क्योंकि जो कौवे हैं वो रेड बीटल्स को पहचान रहे थे, उनको खा गए, उनकी संख्या धीरे धीरे घट गई और एट लास्ट वो समाप्त हो गए। लेकिन ग्रीन बीटल्स को न देखने के कारण वो धीरे धीरे संख्या में बढ़ते चले गए और वो सर्वाइव रहे। तो यहाँ तो इनको फ़ायदा हो गया। तो ये पहला एग्जाम्पल रहा। आइए बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के लिए और देखते हैं इसमें क्या है। दूसरे एग्जाम्पल में बताया गया है सम वेरिएशंस डू नॉट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, कुछ ऐसे वेरिएशन होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव होने में सहायता नहीं प्रदान करते बल्कि उनमें घाटा हो जाता है। तो मैंने अभी भी बताया कि वेरिएशन से दोनों चीज़ हो सकता है, किसी में ऐसा होता है जो ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है, कुछ ऐसे वेरिएशन होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म को घाटा हो जाता है। तो यहाँ देखिए, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ कलर वेरिएशन अकर्स इन द रेड बीटल, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, है ना, यहाँ क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अ कलर वेरिएशन अकर्स इन द रेड बीटल में क्रॉसिंग ओवर हुआ और इनमें कलर वेरिएशन देखने को मिला, अर्थात इसमें विविधता आ गया। एंड सम ब्लू बीटल्स आर रिप्रोड्यूसिंग इंस्टेड ऑफ द रेड बीटल्स, और रेड बीटल्स के बजाय कुछ उसमें ब्लू बीटल्स भी पैदा हो गए, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देखिए, ये देखिए ये ब्लू बीटल्स हैं, अर्थात रेड बीटल्स के बीच कुछ क्रॉसिंग ओवर हो गया और उसमें कुछ वेरिएशन देखने को मिला, जिससे क्या हो गया, ब्लू बीटल्स पैदा हो गए। बोथ द रेड बीटल्स एंड ब्लू बीटल्स आर विजिबल टू द क्रो, और यहाँ क्या हो रहा है कि रेड बीटल्स और ब्लू बीटल्स दोनों कौवे को दिखाई दे रहे हैं, एंड आर ईटन बाई देम, और इन दोनों को कौवा खा डालता है ना। देन द पॉपुलेशंस ऑफ बोथ रेड एंड ब्लू बीटल्स डिक्रीजेज, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है रेड बीटल्स एज वेल एज द ब्लू बीटल्स, दोनों का क्या हो गया, ग्रेजुअली घटता गया। दिस वेरिएशन हैड नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, और इस प्रकार की विविधता उस ऑर्गेनिज्म के लिए सहायता नहीं प्रदान किया, अर्थात वो सहायक नहीं हो पाया उसको जीने के लिए, और यहाँ उस ऑर्गेनिज्म को क्या हो गया, घाटा हो गया। ये दो चीज़ हो गई। आइए तीसरे एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। एक्वायर्ड ट्रेड्स कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम द जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। हमारे अंदर जो ट्रेड्स होता है, कैरेक्टर्स होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक ये होता है जो इनहेरिटेंस होता है, अर्थात माता पिता से जो कैरेक्टर्स, जो ट्रेड्स हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं उनको हम हेरिडिटी कहते हैं, और इनहेरिटेंस के द्वारा आ रहा है। और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों जिसको हम एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं, उसमें माता पिता का कोई योगदान नहीं होता, वो हम इस समाज में रहकर उसको क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, उसको हम अर्जित हुआ कैरेक्टर्स कहते हैं, लक्षण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि माता और पिता ने किसी बच्चे को जन्म दिया, माता पिता दोनों सुपर बुद्धिमान थे, उनका IQ वैल्यू ज़्यादा था, तो वो बच्चा डेफिनेटली सी बात है जब पैदा होगा तो वो सुपर बुद्धिमान होगा, है ना। दूसरी चीज़ ये कि उसके माता पिता जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बुद्धि में तेज थे। वो लड़का पैदा हुआ तो वो क्या हुआ, पढ़ा लिखा और बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, IAS हो गया, PCS हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके माता पिता तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो पढ़ने लिखने का लक्षण तो उनमें नहीं आया, उनमें तो उनका बुद्धि केवल आया है। लेकिन जो विद्यार्जन किया है, विद्या अर्जन वाला जो लक्षण है वो एक्वायर्ड है, उसने समाज में रहकर पढ़ा लिखा और समाज से सीखा और वो IAS बन गया। क्योंकि माता पिता तो IAS नहीं थे, वो तो केवल बुद्धिमान थे, विद्यावान नहीं थे। लेकिन बच्चा जो पैदा हुआ है वो बुद्धिमान के साथ साथ विद्यावान भी है, तो बुद्धि उनके माता पिता से मिला, इट इज़ अ टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस कैरेक्टर। लेकिन जो विद्या का अर्जन किया वो समाज में रहकर, वो क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और वो आज वो IAS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। तो इसको हम एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी भी, अगर मान लीजिए वो लड़का इंजीनियर बन गया, IAS बन गया, PCS बन गया, और वो नेक्स्ट बच्चे को जन्म दे, अपने दूसरे बच्चे को जन्म दे, और वो बच्चा ना पढ़े, तो क्या वो IAS बन जाएगा? नहीं।
तो वो एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है। जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे समाज में तब हमको वो चीज़ मिलेगा, और वो उसमें माता पिता का कोई योगदान नहीं होता। माता पिता उसको पढ़ कर नहीं देते हैं। अगर ये कहें कि माता पिता आईएएस हैं और बच्चा बिना पढ़े आईएएस बन जाए, उसका लक्षण पूरा बच्चे में ट्रांसफर हो जाए, ऐसा होता है नहीं। केवल बुद्धि ट्रांसफ़र होता है, विद्या का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो विद्यार्जन जो होता है वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होता है। तो वही इसमें कहा जा रहा है, एक्वायर्ड ट्रेट्स कैन नॉट पास्ड फ्रॉम द जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो अर्जित की हुई लक्षण होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाला ट्रेट्स होता है उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। आइए बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स इंक्रीजेस एंड प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय डिक्रीज। अगर कह रहा है किसी बीटल का पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ता गया और प्लांट का संख्या घटता गया ड्यू टू द सम डिजीज़, कुछ बीमारियों के कारण प्लांट का संख्या घटता गया और बीटल्स का पॉपुलेशन बढ़ता गया, देन द फूड अवेलेबल फ्रॉम द बीटल्स डिक्रीजेज एंड देयर बॉडी वेट आल्सो डिक्रीजेज। तो उसमें क्या हो जाएगा, जब उसके खाने का सोर्स कम हो जाएगा, बीटल्स के लिए जो खाने का सोर्स था वो कौन था? प्लांट था। प्लांट की संख्या, क्योंकि वो प्लांट के अंदर बीमारी हो गई और धीरे धीरे प्लांट की संख्या रिड्यूस हो गई, घटती चली गई, तो बीटल्स का जो अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स है अर्थात फूड का जो अवेलेबिलिटी है वो घट जाएगा। अब भोजन वो नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? द बॉडी वेट आल्सो डिक्रीज। तो बॉडी वेट जो होता है बीटल्स का क्या हो जाएगा? घट जाएगा, अर्थात कमज़ोर बन जाएगा। जैसा कि स्पीकर में देखिए, ये है अभी ये प्लांट को खा रहा है, मोटा तगड़ा है, लेकिन यहाँ देखिए सोर्स ऑफ फूड घट गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया? दुबला पतला हो गया है। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि देन द फूड अवेलेबल फ्रॉम द बीटल्स डिक्रीजेस एंड देयर बॉडी वेट आल्सो डिक्रीजेस। फूड की अवेलेबिलिटी घट जाएगी, जिसकी वजह से बीटल्स का वेट जो होता है वो घट जाएगा। इफ़ आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड इंक्रीजेज, जब कुछ समय बाद जब भोजन का सोर्स बढ़ जाए, अर्थात जब इस इन्वायरमेंट में कुछ समय बीतने के बाद अगर भोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, देन द बॉडी वेट ऑफ द बीटल्स आल्सो इंक्रीजेज। अब बीटल्स उसको खाएगा और उसका बॉडी वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या कहा गया है? दिस एक्वायर्ड स्टेट्स कैन नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज इज नो चेंज इन देयर जेनेटिक कंपोजिशन, है ना। इसमें कह रहा है कि इसमें जो एक्वायर्ड ट्रेड है वो दूसरे जनरेशन में पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हम ये कहें कि ये दुबला पतला हो गया था, अब ये अगर रिप्रोड्यूस करे, अपना संतान पैदा करे, तो क्या इसके जैसा दुबला पतला संतान होगा? अगर फूड की अवेलेबिलिटी भी अच्छे से हो जाए तो क्या दुबला पतला संतान हो सकता है? ऐसा नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे ये कहिए कि कोई अगर माता पिता एक समय है कि हिस्ट पुष्ट अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, उनका बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होने के बाद उसका फूड की अवेलेबिलिटी अगर कमज़ोर हो जाए, बच्चा दुबला पतला हो जाए, तो अब वो अपने संतान को जब पैदा करे तो क्या उसका संतान दुबला पतला पैदा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, बोन का फॉर्मेशन होता है, इट इज़ डिपेंड ऑन द बोन ऑन द जीन्स, अर्थात जीन के माध्यम से होगा। तो जो 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 जिसको हम कहते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर्स और जीनोटिपिक कैरेक्टर्स में अंतर है। जीन के माध्यम से जो चीज़ ट्रांसफ़र होता है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर यहाँ फूड की अवेलेबिलिटी डाउन हो गई है, कम हो गई है, और इससे उसके फिजिकल अर्थात उसके मॉर्फोलॉजी में केवल चेंजिंग आ सकती है, उसके जीनोटिपिक बिहेवियर में कोई अंतर नहीं आएगा। फूड की अवेलेबिलिटी अगर उसको मिलेगी तो वो फिर मोटा हो गया। देखिए यहाँ ये हिस्ट पुष्ट था, यहाँ फिर ये मोटा हो गया, यहाँ केवल दुबला पतला था। क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ फूड डाउन था। तो यहाँ जब सोर्स ऑफ फूड इसको मिल गया तो ये देखिए फिर मोटा तगड़ा हो गया, है ना। अगर ऐसा ना होता, अगर ये ट्रांसफ़र होता जनरेशन टू जनरेशन, तो इसके बाद के जितने बच्चे पैदा होते सब पतले दुबले पैदा होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें कहा गया कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, जैसे मान लीजिए हम बहुत हिस्ट पुष्ट मतलब हम मोटे तगड़े हों और अपना संतान हम जनित करें, तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि हमारे जैसा ही मोटा तगड़ा। अगर वो खाना खाएगा अच्छा से, उसको सोर्स ऑफ फूड मिलेगा तो मोटा तगड़ा रहेगा, और नहीं तो वो दुबला ही रहेगा। वो इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक। तो वही कहा गया है कि एक सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने बताया उसको आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा विद्या और बुद्धि में। तो जो विद्या कैरेक्टर होता है वो इनहेरिटेंस के द्वारा आता है, माता पिता के द्वारा आता है। सॉरी, बुद्धि वाला कैरेक्टर जो होता है वो इनहेरिटेंस के द्वारा आता है, माता पिता के द्वारा आता है। लेकिन जो विद्या का अर्जन हम करते हैं, विद्यार्जन करते हैं, वो हमारा एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है। वो कभी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर वो बच्चा पढ़ेगा तो बनेगा IAS PCS जैसे डॉक्टर इंजीनियर, अगर नहीं पढ़ेगा तो वो नहीं। लेकिन हाँ, बुद्धि उसका तेज रहेगा और उस बुद्धि का प्रयोग वो किसी भी रूप में कर सकता है, अच्छे से कर सकता है, ठीक।
तो आज के वीडियो सेगमेंट्स में हम बच्चों यहाँ तक बात किए थे, अर्थात क्या होता है इनहेरिटेंस, क्या होता है हेरिडिटी, क्या होता है वेरिएशन, और इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा एप्लीकेबल है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये, इन सब के विषय हम बहुत अच्छे से जान लिया है। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ओके लिखें, जिससे हमको ये पता चले कि मेरा दिया गया जो कंटेंट है या जो मेरा लेक्चर है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।